हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि केमिस्ट्री सेकंड पेपर का जो फर्स्ट यूनिट है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, उस एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, कौन से न्यूक्लियाई एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी देते हैं, उनका बेसिक प्रिंसिपल या सिद्धांत क्या होता है, वो इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने डिस्कस किया था। अब आज इसी को हम आगे सेकंड पार्ट में कंटिन्यू करने जा रहे हैं। नाउ, टाइप ऑफ इंफॉर्मेशंस फ्रॉम द एनएमआर स्पेक्ट्रम। एनएमआर स्पेक्ट्रम से हम यौगिक के बारे में किस किस प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वो एक एक करके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। किस तरह से ये कंपाउंड को एनालाइज करने में हमें हेल्प करता है। First is each different type of hydrogen gives a peak और group of peaks, जिसको हम मल्टीप्लेट्स के नाम से जानते हैं। यदि यौगिक में अलग अलग प्रकार के हाइड्रोजन हो, केमिकली इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन क्या होते हैं या हाइड्रोजन किस प्रकार के होते हैं, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अलग अलग प्रकार के जो केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स या हाइड्रोजन हैं, वो अलग अलग पीक देते हैं या वो ग्रुप ऑफ पीक, जिसको हम मल्टीप्लेट के नाम से जानते हैं, वो दर्शाते हैं। द केमिकल शिफ्ट डेल्टा इन ppm gives a clue as to the type of hydrogen generating the peak. इसमें रासायनिक शिफ्ट या केमिकल शिफ्ट क्या होती है, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो रासायनिक शिफ्ट जो है, केमिकल शिफ्ट जो है, वो किस प्रकार के हाइड्रोजन है, उसका सराउंडिंग एटमॉस्फेयर किस प्रकार का है, उसके बारे में काफी कुछ आइडिया हम लगा सकते हैं। और इसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू ppm में पार्ट पर मिलियन में होती है। एल्केन में अलग तरह का केमिकल शिफ्ट होता है प्रोटॉन का, एल्कीन में अलग होता है, बेंजीन में अलग होता है, एल्डिहाइड में अलग होता है। तो उसका क्या कारण है और कैसे हम केमिकल शिफ्ट की वैल्यू एनालाइज कर सकते हैं, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। The integral gives the relative number of each type of hydrogen. जो केमिकली इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है, उनकी संख्या कितनी है, कितनी संख्या में हाइड्रोजन है, उसके आधार पर उस पीक की इंटेंसिटी या इंटीग्रल जो है वो डिपेंड करेगा। कितने इंटेंसिटी का पीक है, उससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि कितने प्रकार के वो तुल्य हाइड्रोजन जो है वो उसमें उपस्थित है। Spin splitting gives the number of hydrogens on adjacent carbon. उसमें पीक जो है वो मल्टीप्लेट के रूप में प्राप्त होती है, ट्रिपलेट हो सकता है, क्वांटेट हो सकता है। तो उसका जो स्पिन स्प्लिटिंग है, वो एडजेसेंट कार्बन पर कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं उनकी संख्या पर निर्भर करती है। वो भी आगे हम डिटेल में एनालाइज करेंगे। The coupling constant also gives information about the arrangement of the atoms involved. जो लो रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रा हम लेते हैं तो उसमें एक पीक आती है, पर हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रा यदि हम लें तो वो एक पीक दो पीक में या ज्यादा पीक में डिवाइड हो जाती है। तो उनके बीच में जो डिफरेंस होता है डिस्टेंस का, जैसे ये सिंगल पीक आ रही है और हाई रिजोल्यूशन में डबल पीक आ रही है, तो इनके बीच का ये जो डिफरेंस है, ये कपलिंग कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। वो भी अरेंजमेंट ऑफ एटम्स किस प्रकार का है उसके बारे में हमें आइडिया देता है। तो इन चीजों को एक एक करके हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम लेते हैं केमिकल शिफ्ट या पोजीशन ऑफ सिग्नल। ना बेसिकली एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, पदार्थ में से एक निश्चित फ्रीक्वेंसी, स्थिर आवृत्ति की विकिरणों को रखते हुए और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी को चेंज करते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी चेंज करने पर जिस वैल्यू पर जो रेडिएशंस की ऊर्जा जो है वो नाभिक के उच्च ऊर्जा स्तर में जाने के लिए सफिशिएंट हो जाती है, वहां पर फिर एब्जॉर्प्शन होता है और हमें एक सिग्नल या पीक जो है उसमें प्राप्त होती है। और जो इस प्रकार से स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है उसी को हम एनएमआर स्पेक्ट्रा के नाम से जानते हैं।
अब एनएमआर स्पेक्ट्रा में जो पोजीशन ऑफ सिग्नल है, वो पीक की जो पोजीशन है, किस पोजीशन पर वो पीक प्राप्त हो रहा है, वो रासायनिक शिफ्ट या केमिकल शिफ्ट कहलाती है। वो क्या होती है वो हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। The utility of NMR is that all protons do not show resonance at the same frequency. हर एक से अधिक तरह के केमिकली इक्विवेलेंट यदि प्रोटॉन है तो वो रेजोनेंस जो है वो सेम फ्रीक्वेंसी पे शो नहीं करते हैं। क्यों? बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय पर्टिकुलर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये जो है अलग अलग प्रकार के तुल्य प्रोटॉन जो है वो अलग अलग प्रकार के वैलेंस इलेक्ट्रॉन से घिरे हुए होते हैं, सराउंडेड होते हैं, विच वेरी फ्रॉम एटम टू एटम। So they exist in slightly different electronic environment from one another. यानी कि उन जो केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होते हैं उनका जो केमिकल एनवायरनमेंट और इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट उनका टोटली डिफरेंट होता है एक दूसरे से, और इसलिए वो अलग अलग पोजीशन पर एब्जॉर्प्शन शो करते हैं, पीक दर्शाते हैं। सामान्यतया होता क्या है कि प्रोटॉन जो है वो किस मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी पर रेडियो फ्रीक्वेंसी वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा, वो प्रोटॉन्स के केमिकल एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। किस प्रकार का रासायनिक वातावरण जो है वो प्रोटॉन के पास है। सामान्यतः जैसे हम सपोज कोई एज्यूम करें, सपोज देयर इज ए कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड यानी कि इसमें सिग्मा बॉन्ड है और सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा ये प्रोटॉन जो है वो घिरा हुआ है। अब इसमें क्या होता है, प्रोटॉन जो है दैट इज सराउंडेड बाय सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा घिरा हुआ होता है जो कि ऋण आवेशित होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो कि चार्ज पार्टिकल हैं वो जब मूव करेंगे तो वो भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं जिसको हम प्रेरित क्षेत्र या इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या करेगा, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। बिकॉज when external magnetic field is applied in a particular direction, surrounded electron creates its own magnetic field which is in opposite direction. तो अब क्या होगा, इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट विल बी लेस देन द अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जो इफेक्टिव फील्ड होगा वो कम होगा। तो इस केस में क्या होगा, जो एब्जॉर्प्शन है वो अलग फ्रीक्वेंसी पर होगा। तो इस प्रकार से जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के, ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उससे कार्बन हाइड्रोजन प्रोटॉन का शील्डिंग कर देते हैं, परिरक्षण कर देते हैं। तो इस तरह से अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट होने पर जो पीक की पोजीशन है वो अलग अलग होगी। पोजीशन ऑफ सिग्नल इन स्पेक्ट्रम हेल्प अस टू नो नेचर ऑफ प्रोटॉन। जो पोजीशन पीक की आ रही है उससे प्रोटॉन का नेचर किस प्रकार का है, यानी कि वो एरोमेटिक प्रोटॉन है या एलिफेटिक नेचर का है या एसिटिलिनिक प्रोटॉन है या विनाइलिक प्रोटॉन है, एडजेसेंट टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और विड्रॉइंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से जुड़ा हुआ है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इस तरह की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। दस दे एब्जॉर्ब एट डिफरेंट फील्ड स्ट्रेंथ। इसलिए इसमें जो परिरक्षण और विपरिरक्षण, शील्डिंग और डीशील्डिंग है, उसकी वैल्यूज अलग अलग होगी। तो वो जो है दे एब्जॉर्ब एट डिफरेंट फील्ड स्ट्रेंथ, ये अलग अलग फील्ड स्ट्रेंथ पर एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। The relative energy of resonance of a particular nucleus resulting from its local environment is called chemical shift. रिलेटिव एनर्जी ऑफ रेजोनेंस, रिलेटिव एनर्जी यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक कंपाउंड को स्टैंडर्ड या मानक मान करके चलते हैं जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और वो है TMS या टेट्रामिथाइलसिलेन। तो उस टेट्रामिथाइलसिलेन के रिलेटिवली जो एनर्जी ऑफ रेजोनेंस में क्या पर्टिकुलर चेंज हो रहा है लोकल एनवायरनमेंट की वजह से, दैट इज नोन एज केमिकल शिफ्ट या रासायनिक शिफ्ट उसको हम कहते हैं।
NMR spectra show applied field strength increasing from left to right. इसमें जो increasing applied field strength जो है वो left से right की ओर increase हो रही है. लेफ्ट पार्ट यानी कि लेफ्ट साइड वाला पार्ट जो है वो डाउन फील्ड कहलाता है और जो राइट साइड वाला पार्ट जो है दैट इज नोन एज अप फील्ड. न्यूक्लियाई दैट एब्जॉर्ब ऑन अपफील्ड साइड आर स्ट्रांगली शील्डेड. जो अपफील्ड साइड में यानी कि राइट हैंड साइड में टेट्रामिथाइल सेलेन के कंपैरेटिवली काफी क्लोज हैं, दे आर स्ट्रांगली शील्डेड. वो काफी प्रबल रूप से परिरक्षित होते हैं. अब यहां पर हम इसको शो कर रहे हैं. ये एक सिंगल प्रोटॉन है जो कि नॉर्मल केस में है. अब ऑर्गेनिक प्रोटॉन में क्योंकि उसमें हमने कहा शील्डिंग हो जाती है तो इसमें ये जो पीक है वो राइट साइड में यानी कि अप फील्ड में शिफ्ट हो जाती है. जो नॉर्मल प्रोटॉन जो जिसमें यदि किसी भी प्रकार का परिरक्षण या शील्डिंग ना हो तो उस केस में पीक जो है इस पोजीशन पर आनी चाहिए. पर क्योंकि उसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन की वजह से शील्डिंग हो जाता है इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो उसमें जो है अब फील्ड शिफ्ट होता है. तो इस केस में पीक जो है वो इस तरह की प्राप्त होगी. यहाँ पर ये इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है और इसी डायरेक्शन में इंक्रीजिंग शील्डिंग इफेक्ट है. जितना शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा उतना ही पीक जो है वो राइट हैंड साइड की तरफ आएगा और जितना डी शील्डिंग ज्यादा है, विपरिरक्षण जितना ज्यादा होगा उतना ही पीक जो है वो लेफ्ट साइड में आएगा यानी कि डाउन फील्ड में वो पीक शो करेगा. ये टेट्रामिथाइल सेलेन के लिए 0 वैल्यू ppm की है और ये अप फील्ड है और ये डाउन फील्ड है. यहां पर शील्डिंग हो रहा है, परिरक्षण हो रहा है. यहां पर डी शील्डिंग हो रहा है, विपरिरक्षण हो रहा है. शील्डिंग और डी शील्डिंग किस तरह से और कैसे होगा वो आगे अभी हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो शील्डिंग यदि है तो अप फील्ड पीक आएगी और डी शील्डिंग इफेक्ट है तो डाउन फील्ड पीक ऑब्जर्व होगी. अब मेजरिंग केमिकल शिफ्ट. केमिकल शिफ्ट का मान जो है वो किस तरह से ज्ञात किया जा सकता है. न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ केमिकल शिफ्ट. Difference between strength of magnetic field at which the observed nucleus resonates and field strength for resonance of a reference. रेफरेंस जो हम टेट्रामिथाइल सेलेन के रूप में ले रहे हैं उसमें और जो गिवन कंपाउंड है उसमें जो डिफरेंस आ रहा है पीक का, वो डिफरेंस जो है वो रिलेटिव डिफरेंस वो केमिकल शिफ्ट या रासायनिक शिफ्ट कहलाता है. For measuring chemical shift of various protons in a molecule, the signal of tetramethylsilane is taken as a reference. Tetramethylsilane यानी कि सिलेन और उसमें चारों तरफ मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं. सिलिकॉन है और उसमें चारों तरफ मिथाइल ग्रुप अटैच हैं. दिस इज टेट्रामिथाइलसिलेन और ये जो टेट्रामिथाइलसिलेन है इसमें मैक्सिमम शील्डिंग होती है, सर्वाधिक परिरक्षण होता है और उसका भी अभी हम डिस्कस करेंगे आगे. तो सर्वाधिक परिरक्षण होता है तो इसलिए इसमें जो केमिकल शिफ्ट डेल्टा की वैल्यू जो है उसको हम 0 एज्यूम करते हैं और जो दिया गया यौगिक है उसको इससे तुलना करके और केमिकल शिफ्ट का मान जो है वो हम निकालते हैं. The NMR signal for particular proton will appear at the different field strength compared to signal from tetramethylsilane. जो टेट्रामिथाइलसिलेन से सिग्नल आ रहा है, सपोज यहाँ पर है डेल्टा वैल्यू 0 पर, यहाँ पर डेल्टा वैल्यू जो है वो बढ़ती जाती है 1 2 3 4 एंड सो ऑन. तो ये सपोज ऑब्जर्व्ड डेल्टा वैल्यू है गिवन कंपाउंड की. तो ये जो डिफरेंस आ रहा है टेट्रामिथाइलसिलेन की पीक में और इस गिवन कंपाउंड की पीक में, इसको केमिकल शिफ्ट या रासायनिक शिफ्ट के नाम से जाना जाता है. दिस डिफरेंस इन द absorption position of the proton with respect to the tetramethylsilane signal is called as chemical shift, जिसको हम डेल्टा वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. Rather than measure the exact
resonance position of a peak, we measure how far downfield it is shifted from tetramethylsilane. क्योंकि tetramethylsilane में हम ये मान करके चल रहे हैं यहाँ पर मैक्सिमम शील्डिंग होता है, तो अब जो दूसरा कंपाउंड हम ले रहे हैं उसमें शील्डिंग इसके कंपैरेटिवली कम होगा, तो इसकी जो डेल्टा वैल्यू है उसको इससे कंपेयर करके और फिर निकालते हैं। एज सच उस कंपाउंड के लिए हम डेल्टा वैल्यू कैलकुलेट नहीं करते हैं। Chemists originally thought no other compound would come at a higher field than tetramethylsilane. tetramethylsilane में जो शील्डिंग इफेक्ट है वो मैक्सिमम होता है, तो इससे इस तरफ कोई भी कंपाउंड जो है वो पीक शो नहीं कर सकता है। तो ये सपोज रिलेटिव पोजीशन जो यहाँ पर कंपाउंड की आ रही है, जो डाउनफील्ड शिफ्ट हो रहा है, इसको हम केमिकल शिफ्ट के नाम से जानते हैं। ये रेफरेंस कंपाउंड का पीक है और ये ऑब्जर्व्ड पीक है गिवन कंपाउंड के लिए। Tetramethylsilane is most commonly used as standard in NMR spectroscopy due to following reason. इसको हम मानक क्यों मान करके चलते हैं, उसका क्या रीजन है? इट इज केमिकली इनर्ट, केमिकली ये इनर्ट होता है, एंड मिसिबल विद ए लार्ज रेंज ऑफ सॉल्वेंट। अधिकतर जो सॉल्वेंट्स हम नॉर्मली यूज में लेते हैं उन अधिकतर सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल रहता है, डिसॉल्व रहता है। Its 12 protons are all magnetically equivalent। क्योंकि इसका यदि हम स्ट्रक्चर देखें तो सिलिकॉन है, उसके चारों तरफ 4 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हैं, तो ये रासायनिक तुल्य होते हैं, केमिकली इक्विवेलेंट होते हैं। इसमें जो केमिकल एनवायरनमेंट होता है सभी 12 प्रोटॉन का, वो सभी का एक समान होता है, तो इस कारण से भी हम इसको यूज में लेते हैं। ऑल द 12 प्रोटॉन्स आर मैग्नेटिकली एज वेल एज केमिकली इक्विवेलेंट। Its protons are highly shielded and give a strong peak इवन स्मॉल क्वांटिटी। यदि हम बहुत कम मात्रा में भी लें तो भी ये स्ट्रॉन्ग पीक देता है, क्योंकि इसमें काफी अधिक मात्रा में परिरक्षण होता है, शील्डिंग होता है। 12 प्रोटॉन्स आर देयर। इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से कम होती है। इट इज हाईली वोलेटाइल एंड कैन बी इजीली रिमूव्ड टू गेट बैक सैंपल। इसमें इसकी जो वाष्पशीलता होती है वो काफी ज्यादा होती है, तो यदि सैंपल में इसको हम मिला भी देते हैं तो इजीली हम उससे सैंपल को रिकवर कर सकते हैं। अब केमिकल शिफ्ट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है पीपीएम में, वो यहां पर शो कर रखा है। The alternative system, which is generally used for defining the position of resonance relative to the reference, that is tetramethylsilane, is also assigned in form of टॉ स्केल। एक तो होती है डेल्टा स्केल और एक होती है टॉ स्केल। और टॉ स्केल जो है उसमें क्या करते हैं, 10 माइनस डेल्टा वैल्यू जो है वो टॉ वैल्यू होती है। तो इसका मतलब डेल्टा वैल्यू जितनी ज्यादा होगी टॉ वैल्यू उतनी ही कम होगी। तो नॉर्मली उसको डेल्टा स्केल में ही रिप्रेजेंट करते हैं, पर कभी कभी टॉ स्केल में भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। A small numerical value of delta indicates a small downfield shift, while large value indicate a large downfield shift. Downfield shift यानी कि towards left और upfield shift means towards right। तो स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेल्टा वैल्यू यदि कम है तो उसमें स्मॉल डाउनफील्ड शिफ्ट हो रहा है, और डेल्टा वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब उसमें लार्ज डाउनफील्ड शिफ्ट हो रहा है। The small value of tau represent a low field absorption and a high value indicate a high field absorption। इसमें टॉ वैल्यू का बिल्कुल उल्टा है कि लो वैल्यू है तो इसका मतलब लो फील्ड एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और हाई वैल्यू है इसका मतलब हाई फील्ड एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो इस तरह से हम केमिकल शिफ्ट को डेल्टा स्केल या टॉ स्केल में रिप्रेजेंट करते हैं। अब परिरक्षण और विपरिरक्षण किस तरह से होता है उसको और डिटेल में हम किस तरह से समझा सकते हैं, इसको अलग अलग एग्जाम्पल लेकर के हम डिस्कस करेंगे। यदि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप यदि जुड़ा हुआ है तो वो किस तरह से इफेक्ट करेगा, यदि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो किस तरह से इफेक्ट करेगा शील्डिंग और डीशील्डिंग में, और पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या रोल होता है, किस तरह से पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो शील्डिंग या डीशील्डिंग करते हैं। तो ये अब हम नेक्स्ट पार्ट में आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।